नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 3 दिनों की हिरासत प्रदान कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले से ही मार्च से प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है। ऐसे में हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जो प्रवर्तन निदेशालय के अंतर्गत केस चलाया जा रहा है और जो सीबीआई के अंतर्गत केस चलाया जाएगा, उसमें किस तरह की भिन्नता है, दोनों के अंतर्गत किस तरह के कानून का इस्तेमाल किया जाता है और उनमें जमानत मिलने में भिन्नता किस प्रकार की है। साथ ही इस पूरे मुद्दे के अंतर्गत हमारे लिए दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे इन न्यूज प्रोग्राम में। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, इसको थोड़ा सा और विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो सीबीआई का केस है और जो ईडी का केस है उसमें किस प्रकार की भिन्नता है। साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत मिलने में ईडी के केस में और सीबीआई के केस में किस तरह की भिन्नता हो सकती है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग अधिनियमों के तहत मामले को चलाएंगे, तो इसमें जमानत की भिन्नता भी देखने को मिलेगी। और साथ ही हम जानेंगे कि ये पूरा जो मुद्दा है वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 के कारण है, तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के बारे में भी जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही इस एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर किस प्रकार के आरोप लगे हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके। तो सबसे पहले खबर को थोड़ा सा विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को केजरीवाल की 3 दिनों की हिरासत प्रदान कर दी। इससे पहले दिन में यानी 25 जून को ही सीबीआई द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया था, औपचारिक रूप से हिरासत में लिया गया था और उन्होंने अदालत से मांग की थी कि अरविंद केजरीवाल की उन्हें 5 दिनों की हिरासत प्रदान की जाए, लेकिन अदालत ने सीबीआई को 3 दिनों की हिरासत प्रदान की है। तो ऐसे में क्योंकि आप जानते हैं कि मार्च में ही प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, तो हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि दोनों के केस में, सीबीआई के केस में और ईडी के केस में किस प्रकार की भिन्नता है। प्रवर्तन निदेशालय मुख्य तौर पर क्या करता है, वो कथित तौर पर मनी ट्रेल की जांच करता है। आप जानते हैं कि उसके द्वारा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसकी जांच, उसके अंतर्गत अपराध की जांच की जाती है और इसके अंतर्गत वो जांच करता है कि जो वित्तीय लेन देन हुआ है, जो वित्तीय आदान प्रदान हुआ है, उसमें किस प्रकार की गड़बड़ियां हैं, उसको बड़े स्तर पर वो जांच करने का प्रयास करता है। तो कथित जो मनी ट्रेल है उसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस पूरे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में की जा रही है, पॉलिसी के केस में की जा रही है। जबकि सीबीआई मुख्य तौर पर क्या काम करता है और क्या काम करेगा इस केस में, वो मुख्यतः ये देखेगा कि जो कथित तौर पर भ्रष्टाचार दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में हुआ है कथित तौर पर, उसमें लोक सेवकों का, पब्लिक जो सर्वेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, उनका सम्मिलन है या नहीं है, और क्या रिश्वत लेने को साबित किया जा सकता है, क्या इस पूरे मामले में किसी प्रकार की किकबैक यानी रिश्वत ली गई है या नहीं ली गई है। ईडी ने मार्च में अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था, जैसा कि अभी आपको बताया गया, और केजरीवाल के खिलाफ एकमात्र आरोप जो लगाया गया था वो लगाया गया था कि उन्होंने कथित तौर पर टेंटेड मनी यानी दूषित धन का सृजन किया, उसको क्रिएट किया, उसका सृजन किया, जनरेट किया और उसका उपयोग किया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए जिसको के नाम से हम जानते हैं, उसकी धारा 3 क्या कहती है, उसकी धारा मनी लॉन्ड्रिंग को एक अपराध के रूप में घोषित करती है, एक अपराध बनाती है। और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग घटक भी आप देख सकते हैं कि किसी मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत किसी धन को छिपाना, उस पर कब्जा करना, उसका पोजेशन करना, उसका अधिग्रहण करना यानी उसको एक्विजिशन करना, उसका उपयोग करना, साथ ही अदूषित संपत्ति के रूप में उसको पेश करना, यानी जो टेंटेड धन है उसको अनटेंटेड धन के रूप में, जो दूषित धन है, जो दूषित धन है उसको अदूषित धन के रूप में पेश करना, और साथ ही अदूषित संपत्ति के रूप में उसके दावा करना, इन सभी को अपराध की श्रेणी के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत शामिल किया गया है। आपको ये विशेष तौर से ध्यान में रखना चाहिए कि 2022 में सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत
भ्रष्टाचार का मामला, इस पूरे मामले के अंतर्गत जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी है, भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उसमें केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया गया था। केजरीवाल को 2022 में भी आरोपी नहीं बनाया गया था। लेकिन इसमें भिन्नता किस प्रकार की है ईडी और सीबीआई के केस में? आप देख सकते हैं कि मार्च में जब ईडी ने केजरीवाल को हिरासत में लिया तो दिल्ली की अदालत में इनकी तरफ से, यानी ईडी की तरफ से जो एसवी राजू, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो पेश हुए एसवी राजू, तो उन्होंने तर्क दिया कि पीएमएलए के तहत आरोपी होने के लिए किसी को प्रेडिकेट अपराध में आरोपी होने की जरूरत नहीं है। प्रेडिकेट अपराध किस प्रकार का अपराध होता है? किसी बहुत बड़े अपराध का घटक। तो एसवी राजू द्वारा तर्क दिया गया कि पीएमएलए के तहत आरोपी होने के लिए किसी को प्रेडिकेट अपराध यानी बड़े अपराध के घटक के रूप में आरोपी होने की जरूरत नहीं है। यानी मूलतः प्रवर्तन निदेशालय किस तरह के तर्क दे रहा था? वो कह रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन एक स्वतंत्र अपराध है और किसी को पूर्व निर्धारित अपराध के, इसको यानी जो धन शोधन का एक स्वतंत्र अपराध है, इसको किसी पूर्व निर्धारित अपराध के अस्तित्व पर निर्भर रहने की आवश्यकता सामान्य तौर से नहीं है और अरविंद केजरीवाल को सीधे मामला दर्ज किया जा सकता है पीएमएलए के तहत, क्योंकि प्रेडिकेट रूप से उनका अपराधी होना जरूरी नहीं है। धन शोधन के अपने आप में एक स्वतंत्र अपराध को अभिव्यक्त करता है। अप्रैल में सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए अप्रैल में बुलाया गया था। ये मामला ये मार्च में तर्क दिया ईडी ने कोर्ट में, और अप्रैल में सीबीआई ने केजरीवाल को जो पूछताछ के लिए बुलाया तो उनके वकीलों द्वारा ये बताया गया केजरीवाल के कि पूछताछ अरविंद केजरीवाल से गवाह के तौर पर की गई है, न कि एक आरोपी के तौर पर। साथ ही केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी नहीं बनाया गया है अब तक। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है और उन पर केस चलाया जाता है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत चलाया जाएगा और यह जांच की जाएगी कि क्या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जो पूरा मुद्दा है उसमें एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पर उनकी भागीदारी है या नहीं है। इन दोनों मामलों में, चाहे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो और चाहे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 हो, इनमें बेल को लेकर के किस प्रकार की भिन्नता है? भ्रष्टाचार के मामले में अगर कोई भी आरोपी है वो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है और गैर जमानती मामलों में जमानत देना न्यायिक विवेक के अधीन रहता है सामान्य तौर से। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें कोई भी आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नियमित जमानत के लिए अदालत जाता है, नियमित जमानत के लिए जा सकता है। लेकिन जो पीएमएलए का अपराध होता है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत जो जमानत मिलना है उसके लिए सख्त शर्तों को बनाया गया है। उसमें जो बार है जमानत मिलने का वो बहुत हाई रखा गया है और यह भी एक कारण माना जाता है कि पीएमएलए के तहत अगर गिरफ्तारी हो जाए तो उसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है, जबकि अगर पीसी एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत गिरफ्तारी की जाए तो उसमें सामान्य धाराओं, जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी सामान्य धाराओं के तहत आप जमानत मांग सकते हैं, जबकि पीएमएलए के तहत जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। और यही कारण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पीएमएलए के तहत मामला दर्ज होने के कारण बहुत लंबे समय से हिरासत में है। 2016 में हालांकि पीसी एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक संशोधन भी पेश किया गया था और उसमें एक अंतर यह ला दिया गया था कि जमानत पर किसी भी आरोपी को तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि सरकारी वकील को जमानत आवेदन का विरोध करने का अवसर न प्रदान किया जाए। यानी यहां पर भी जमानत को थोड़ा सा इसका बार हाई करने के लिए इसमें एक तरह की सख्त शर्त का उपयोग करने का प्रयास यहां किया गया था। तो ये पीएमएलए अधिनियम के तहत और पीसी एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जमानत मिलने के सामान्यतः अंतर है। ये जो पूरा मुद्दा है आप जानते हैं कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा है जो वर्ष 2021 में दिल्ली प्रशासन द्वारा लाई गई थी और इसी के तहत ये कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप दिल्ली सरकार और उससे जुड़े हुए व्यक्तियों पर लगे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं। इसलिए दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को जानना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पॉलिसी को कब लागू किया गया था? नवंबर 2021 में लागू किया गया था। पूर्ववर्ती नीति किस प्रकार की थी? ये इस जो नीति है एक्साइज पॉलिसी, इसको शराब नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो शराब से जुड़ी हुई पुरानी नीति क्या थी? वो कहती थी सामान्य तौर से उसमें दिल्ली में जो शराब की बिक्री थी वो सरकार के द्वारा जो चलाए जाने वाले आउटलेट्स थे उन्हीं के माध्यम से की जाती थी।
लेकिन नई नीति के तहत दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 के तहत जो शराब बिक्री है उसका निजीकरण कर दिया गया और निजी दुकानों द्वारा शराब बिक्री की गई। दिल्ली को इसके लिए 32 जोन में विभाजित किया गया और प्रत्येक जोन में 27 शराब की दुकान खोलने का प्रावधान सामान्य तौर से किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था शराब माफिया और कालाबाजारी को समाप्त करना, दिल्ली सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी करना, उपभोक्ता अनुभव में सुधार करना, शराब की दुकानों का समान वितरण करना और साथ ही लाइसेंस धारियों के लिए नियमों का लचीलापन बनाना, उनको फ्लेक्सिबल उनके लिए नीति बनाना ताकि वे स्वयं एमआरपी का निर्धारण कर सके, एमआरपी को तय कर सके। और दिल्ली सरकार का दावा है कि वर्ष 2021-22 में सरकार के राजस्व में इस नीति के माध्यम से 27% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन इस पूरी नीति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कथित नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे और उसका सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि नियम ये कहता है कि दिल्ली प्रशासन या दिल्ली कैबिनेट अगर कोई भी नीति बनाती है तो वो नीति फाइनलाइज होने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगी। यदि सरकार कोई भी नीति लागू करती है या किसी पुरानी नीति में किसी प्रकार का संशोधन करती है, बदलाव करती है, तो उसके लिए उपराज्यपाल की अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही नई नीति के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 और कारोबार लेन देन नियम 1993 का पालन करना भी बेहद आवश्यक है। लेकिन इन दोनों का ही उल्लंघन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 में किया गया, इस प्रकार के आरोप लगे और यह मामला सामने आया कि दिल्ली प्रशासन द्वारा नीति में बदलाव तो किया गया दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से, लेकिन उपराज्यपाल के समक्ष इन बदलावों को पेश नहीं किया गया, उनकी अनुमति नहीं ली गई और साथ ही इसके माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस शुल्क है उसमें 144.36 करोड़ रुपए की छूट भी प्रदान कर दी गई, जिससे दिल्ली के एक्सचेकर को, दिल्ली राजस्व को हानि हुई। साथ ही रिपोर्ट ये भी कहती है कि शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया और यह अनुचित लाभ प्रदान किस प्रकार से किया गया? क्योंकि विदेशी शराब की दरों में संशोधन किया गया और साथ ही बियर की प्रति पेटी 50 रुपए, आधा बियर की जो आयात शुल्क था वो प्रति पेटी 50 रुपए कम कर दिया गया। तो दिल्ली में जो शराब के लाइसेंस धारी थे इन सब से उनको लाभ हुआ, लेकिन दिल्ली के राजस्व को इससे 580 करोड़ रुपए की हानि हुई और यही सब आरोप लगाए जाते हैं दिल्ली एक्साइज पॉलिसी पर। और इसी के कारण एक दिल्ली प्रशासन का मुखिया होने के नाते आप कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों जैसे मनीष सिसोदिया पर इसके तहत आरोप लगाए गए। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है कि दृष्टि आईएएस करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स 2024 की लाइव ऑनलाइन फॉर्म में क्लासेस प्रारंभ कर रहा है। 6 जुलाई से इसकी क्लासेस चलेंगी। एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न आज का है आपका, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं वर्ष 1984, वर्ष 1988, वर्ष 1998, वर्ष 2014। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।